मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 लेके आई हूँ। पार्ट 3 में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से बायोलॉजी में पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिकों ने खोज की, अपने आविष्कारों से विज्ञान के क्षेत्र में एक नई प्रगति ला दी। तो उसी तरह से भारतीय कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपनी खोज से भारत में विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ किया। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जगदीश चंद्र बोस की। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 की विक्रमपुर जिला ढाका में हुआ था। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में इनके एक खोज ने एक नए युग का प्रारंभ किया। इनकी जो विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां थी वो बहुत ही क्रांतिकारी थी। सबसे पहले अगर उपलब्धि की बात करूं तो जीव व निर्जीव जगत में विद्युत प्रक्रिया की एक रूपता की खोज की। इसका मतलब ये था कि जैविक कारकों की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जीवों में होती है, इसी प्रकार की मिलती जुलती प्रक्रिया धातु इत्यादि जड़ की वस्तुओं में भी होती है। जिस तरह से इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे जैविक कारक होते हैं जिस तरह से मनुष्यों पे उनका प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से पेड़ पौधे और कुछ ऐसी धातुओं में भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली बहुत ही क्लोज एग्जांपल शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो चट्टानें होती हैं उन पे जो पानी गिरता है तो वो चट्टानें बढ़ती हैं। जी हाँ, वो चट्टानें बढ़ती हैं, ना सिर्फ बढ़ती हैं, जब उनपे बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है तो वो चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों का बढ़ने का रीज़न या बहुत ज़्यादा चट्टानें पाए जाने का रीज़न यही होता है कि उनमें जब पानी पड़ता है तो वो खिंचाव महसूस करती है, इसी तरह से वो बढ़ती हैं और ज़्यादा जब खिंचाव होता है तो वो टूट कर बिखरने लगती हैं। ठीक है, अगर मैं अब अगली उपलब्धि के बारे में बताऊं तो बेतार से संदेश भेजना, यानी कि सबसे पहले भारत में जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया था कि बिना वायर के भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं वनस्पति जगत में चेतना। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने बताया था कि जिस तरह से जीव जंतु पेड़ पौधे जिस तरह से महसूस करते हैं, जिस तरह से मनुष्य हैं, जानवर हैं, सभी तरह की चेतनाओं को महसूस करते हैं, यानी कि सोना, जागना, खाना, गुणन करना, वृद्धि करना, उसी तरह से पेड़ पौधे भी, उनमें भी यही गुण पाए जाते हैं, यानी उनमें भी चेतना होती है। वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं, वो भी भोजन बनाते हैं, वो भी वृद्धि करते हैं। यहाँ तक कि पौधे भी, अगर उनके सामने एक मैं एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत करती हूँ कि भारत में ही एक ऐसी जनजाति पाई जाती है आदि मानव की कि जब भी उन्हें कोई पेड़ पौधों को काटना होता है, अब किसी स्थान से हटाना होता है, तो वो कभी भी उस पेड़ पौधे को काटते नहीं है, बल्कि कुछ लोग मिलकर, वही जनजाति के कुछ लोग मिलकर उस पेड़ के चारों तरफ घेराव कर लेते हैं और उस पेड़ पौधे को बहुत सारी यातनाएं देते हैं। ये यातनाएं ऐसी होती हैं कि पेड़ पौधे कुछ दिनों बाद अपने आप ही जिसको यातनाएं दी हैं वो सूखने लगते हैं। एक बहुत ही अच्छे अध्ययन से ये पता चला था कि अगर पेड़ पौधों को वृद्धि करने के समय एक ऐसी म्यूजिक को बजाया जाए या ऐसे म्यूजिक को उस स्थान पर रखा जाए जो हर वक्त बजता है, तो वो पेड़ पौधे उसे सुनकर बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। ना सिर्फ वृद्धि करते हैं बल्कि बहुत अच्छे फल और ग्रोथ भी अच्छी करते हैं। तो चलिए आइए मैं आगे बात करती हूँ कि इन्होंने किस तरह से वनस्पति जगत में, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे यंत्रों का खोज भी की, जिसके जरिए ये पता लगाया कि किस तरह से पौधों में वृद्धि होती है, किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस तरह से पौधे संदेश भेजते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रेजोनेंट रिकॉर्डर की। तो ये एक ऐसा रिकॉर्डर था जिसके ये पता चला कि पेड़ पौधों को भी झटका लगता है। झटका, यहाँ पे रेजोनेंट का पेड़ पौधों का झटका लगना यानी कि विद्युत प्रवाह की बात होती है। आप लोगों ने एक पौधे का नाम सुना होगा, छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट, जैसे इसे नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप उसको
टच करते हो तो वो मुरझा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पुनः ही फिर से खिल जाता है। दरअसल इसमें इस पौधे में ऐसा है कि ये सेंसेशन महसूस करता है, यानी कि इसमें विद्युत की जो तरंगे होती हैं उसको महसूस करने की क्षमता होती है। तो ये क्षमता को जानने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने रेजोनेंट रिकॉर्डर का निर्माण किया। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि केस्कोग्राफ के जरिए इन्होंने ये बताया कि किस तरह से पौधे 1 सेकंड में वृद्धि करते हैं। हाँ, पौधे भी वृद्धि करते हैं। पौधे 1 सेकंड में, पर सेकंड में 0.00026 mm की वृद्धि करते हैं, सेंटीमीटर की वृद्धि करते, सॉरी मैंने mm लिख दिया, सेंटीमीटर की वृद्धि करते। नेक्स्ट इन्होंने बताया था फोटोसिंथेसिस रिकॉर्डर, ये है फोटोसिंथेसिस रिकॉर्डर। इस रिकॉर्डर के जरिए इन्होंने ये बताया कि पेड़ पौधे किस तरह से अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। चलिए, ये बात तो जगदीश चंद्र बोस की हुई कि इनकी उपलब्धियां ना सिर्फ यही थी बल्कि बहुत सारी थी। इन्होंने अपनी उपलब्धियों से भारत में ना सिर्फ पूरे विश्व में इन्होंने डंका बजाया, ताकि ये पता चल सका कि इन औजारों की वजह से, इन उपकरणों की वजह से किस तरह से एक नई क्रांति आ गई। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। इनकी खोज से बहुत ही ज़्यादा, इनकी खोज ने दरअसल भारत को पहला नोबेल प्राइज दिलवाया। इनकी खोज बहुत ही यूनिक थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी। केसरी हरिगोविंद सिंह खुराना का जन्म पश्चिमी पाकिस्तान के स्थित रायपुर कस्बे में हुआ था। ठीक है, 1947 में ये पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए और यहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। ठीक, इसके बाद इन्होंने सबसे पहले 1952 में प्रोफेसर खुराना ब्रिटिश कोलंबिया गए और 1953 में डीएनए के एंजाइम को सबसे पहले पृथक किया। जी हाँ, इससे पहले किसी ने भी डीएनए से के एंजाइम को पृथक नहीं किया था। फिर उसके बाद इन्होंने अमेरिका में कार्य करते हुए इसके आनुवांशिक कोड, डीएनए में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक कोड होता है उसकी खोज की। उसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। तो ये डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना के बारे में था। इसके बाद इन्होंने, डॉक्टर खुराना ने ई कोलाई जीवाणु जो होते हैं, अगर मैं ई कोलाई जीवाणु की बात करूं, ई कोलाई, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस जैसा होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें, इस ई कोलाई जीवाणु में इन्होंने कृत्रिम जीन की खोज की थी, यानी कृत्रिम जीन इसमें जो पाया जाता है इसकी खोज करके एक एक करके इन्होंने 207 आर्टिफिशियल जीन्स की खोज की थी और इन आर्टिफिशियल जीन्स को एक नेचुरल ई कोलाई में प्रोवाइड करके उसकी जीवन प्रभाव पर देखा था। अब मैं, चलिए नेक्स्ट बात करती हूँ कि प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी एक भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिक रहे थे जिसको पैलियोबॉटनी कहते। इन्होंने ही सबसे पहले पैलियोबॉटनी की नींव भारत में रखी थी। यह एक भूवैज्ञानिक भी थे। अगर मैं इनके किए गए कार्यों और इनके शोधों के बारे में बात करूं तो वो अद्भुत ही थे। सबसे पहले मैं बात करूंगी फॉसिल पौधों के बारे में। साहनी जी ने ही सबसे पहले पैलियोबॉटनी की आधारशिला रखी। पौधों के रूप में उपलब्ध ये जीव अवशेष पृथ्वी की तहों तथा कुछ अन्य प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। यानी कि पैलियोबॉटनी में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आज से कई वर्षों पूर्व बहुत डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे पाए जाते थे, लेकिन आज उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि जब मौसम में बदलाव हुआ, करोड़ों वर्षों में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हुआ, तो ये पेड़ पौधे क्या थे कि बहुत तेज जाड़ा पड़ा या बहुत गर्मी आई या बहुत बारिश हुई या सूखा पड़ा, तो ये पौधे धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म होते गए। तो इनके अवशेषों को चट्टान में दबते गए। चट्टान में दबने के बाद में जब फिर से खोज की गई तो इनके अवशेषों को देखा गया, तो इस तरह के पौधे प्राप्त हुए। उन अवशेषों को प्राप्त करने को ही जीवाश्म वैज्ञानिक या
पैलियोबॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनकी खोजों के बारे में, तो फर्न के पौधे के बारे में इन्होंने ये खोजा था कि सारणी में कुछ जाइगोपैटेरिड फर्न्स प्रकार के पौधों की संरचना और विशेषताओं का अध्ययन किया। चलिए, ये तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, प्रोफेसर बीरबल साहनी। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में और पेड़ पौधों में होने वाली सेंसेशन यानी कि संवेदनाओं के बारे में बताया। हरगोविंद सिंह खुराना ने डीएनए में एंजाइम को खोदा और डीएनए में ही पाए जाने वाले आनुवांशिक कोड की संरचना का भी निर्माण किया। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने दरअसल जीवाश्म वैज्ञानिक यानी कि पैलियोबॉटनी की नींव रखी। अब मैं बात करती हूँ कुछ एकाध ऐसे ही पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी खोज से बहुत ही अद्भुत निर्माण किया, अपनी क्षमताओं का निर्माण किया। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, हालांकि मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन फिर भी ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी खोज बहुत ही अद्भुत थी, इनक्रेडिबल थी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रॉबर्ट हुक की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की संरचना की खोज की थी। एक डेड सेल यानी कि एक लकड़ी का कॉर्क था, उसके कैम्बियम से इन्होंने कोशिका की खोज की। कोशिका किस तरह से दिखती है इन्होंने ये बताया। कोशिका दरअसल एक हनीकॉम्ब, अगर हम देखें कि मधुमक्खी के जो छत्ते का ऐसा शेप होता है, इस तरह से कोशिका होती है दरअसल। तो इस तरह से कोशिका का निर्माण रॉबर्ट हुक ने ही बताया था होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ह्यूगो डिब्रीज की। ह्यूगो डिब्रीज एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन ये किसी में भी हो सकता है, पेड़ पौधों में भी हो सकता है, इंसान में भी हो सकता है। ये जो उत्परिवर्तन होता है दरअसल ये सडनली अचानक से आए हुए लक्षणों के बारे में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति के बारे में, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति का जो बच्चा जन्म लेता है तो सडनली कभी कभी उसमें 5 की जगह 6 उंगलियों का 6 उंगलियां होती हैं उसमें, या फिर आंखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, या शरीर में कुछ किसी भी तरह की विकृति आ जाती है, 2 लोग आपस में जुड़े हुए पैदा होते हैं। दरअसल ये एक म्यूटेशन, जीन्स में आए हुए म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ह्यूगो डिब्रीज ने ये बताया था कि ये म्यूटेशन की वजह से ही किस तरह से विकृति आ सकती है। कभी कभी ये म्यूटेशन स्वतः ही जन्म के साथ में हमेशा समाहित हो जाते हैं और कभी कभी ये सिर्फ एक जनरेशन के लिए ही होते हैं और जब अगली जनरेशन होती है तो उसमें नहीं पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में कितने नए नए आविष्कार किए, और ना सिर्फ आविष्कार किए बल्कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनके नाम का डंका बजा। थैंक यू।